बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सियासी इस्तेहकाम के लिए, बल्कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन अब सियासी इस्तेहकाम के लिए यकीनन हमारे सियासी जमातों को मिल बैठना है, टेबल टॉक करना है और फिर जो है वो सियासी मामलात के ऊपर बातचीत करनी होगी। ये बयानिया है हुकूमती कैबिनेट का भी और इसके अलावा अपोजिशन का भी। अब अपोजिशन में जो सबसे बड़ी जमात है जिसको SIC कह लें या तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि वह हुकूमत के साथ बैठ नहीं सकती। जिनके पास खुद कोई जो पावर नहीं है और जिनके जो खुद कठपुतली हैं और जो खुद दूसरों का मैंडेट चोरी करके आए हैं, उनके साथ क्या ही बैठना, उनके साथ क्या ही मामला तय करने। तो ये जो मौक़िफ़ है, इसी हवाले से नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम आखिर आ कैसे पाएगा। PTI की जमात जो है वो अभी इस वक्त चाह क्या रही है और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब क्या जेल से जल्द अज जल्द रिहा होते हैं ये नहीं, क्योंकि ये देखा गया है नाज़रीन कि अदालती मामलात में इमरान खान साहब जो है वो तमाम तर जो फैसले हैं तकरीबन उनके हक़ में ही आ रहे हैं। 2 केसेस बचे हैं, साइफर और अगर हम बात करें तोशा जो केस है इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर शेख मुजीब और जनरल याहिया के हवाले से जो ट्वीट किया है वो इस वक्त इस वक्त चर्चे में है। सबसे पहले तो उस हवाले से बात करेंगे, देन क्या पॉलिटिकल मामला जो है वो आगे PTI चलाना चाहते हैं, इस हवाले से नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आज सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं PTI की जानिब से। इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। फरमाइएगा, अभी PTI की जमात जो है वो किस स्टेज पर पहुंची हुई है? ये देखिए, पहली चीज तो ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के आप लोग सब ऑब्जर्वर हैं। हमने बकायदा फॉर्म 45 के जरिए, जो कि हम प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कई दफा पेश कर चुके हैं, हमारे क्लेम 180 सीटों का है। ये 180 सीटें 232 टोटल सीटों पे है। जब ये सूरत हाल हो, हमें मिली उन 180 के अगेंस्ट 93। ट्राइब्यूनल 8 फरवरी के बाद अभी तक पंजाब में ट्राइब्यूनल्स भी नहीं बने। जिस तरीके से हमारा मैंडेट चोरी किया गया है उसकी दास्तान रकम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया के हमारे दोस्त और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो करती रही है। आप भी उसमें से एक है कि जी पार्टी को पहले तो सिंबल से ले लिया गया, उसके बाद पार्टी के कैंडिडेट्स को कागजात नामजदगी दाखिल करने में जो जो दुश्वारियां होती रही वो सारी मीडिया पे आती रही। फिर जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे खड़े हो गए तो उसके बाद उनको MNA और MP के भी कैंडिडेट को एक सिंबल पे नहीं लड़ने दिया। फिर सिर्फ ये नहीं, उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कोई कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी, उनको कोई जलसा नहीं करने दिया, उनको PTI के नाम से कोई चीज नहीं करने दी। ये कैंपेन सारी लीडरशिप जेल में, कैंडिडेट्स अंडरग्राउंड, और इस तरीके से ये इलेक्शन हुआ। और हमने एक नारा दिया, जुल्म का बदला वोट से, और अवाम ने वो बदला ले लिया। लेकिन रात के 10 बजे तक जो नतीजा था वो सुबह बिल्कुल तब्दील हो गया। अब वो कहते हैं अदालतें मौजूद हैं, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अदालतों के पास जाए। हम अदालतों के पास गए हुए। अब अदालतें कितनी आज़ाद हैं वो तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 8 में से 7 ने लिख के बता दिया इस मुल्क को। वो मसला एक अलहदा चल रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि जिन जिन अदालतों में मेरे केसेस चल रहे हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई मुझे कब छोड़ोगे, उन्होंने कहा जब हुक्म आएगा। अरे भाई, आपने हुक्म का इंतजार करना है या आपने एविडेंस को देख के फैसला करना है? वो नहीं हो रहा। तो अब आप बताइए कि नकवी साहब, ये हुक्म कहाँ से आना है? से आप किससे नेगोशिएट करें जो एक नाजायज तरीके से पावर में आए हैं, या उनसे नेगोशिएट करें जो उनको पावर में लाए। जैसे कि असल में जो सूरत हाल है
कि एक इदारा पाकिस्तान का जो है एक गैर आईनी किरदार अदा कर रहा है जो उसका है नहीं। वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहती है हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते और पूरा मुल्क हंसता है। इससे कि ना दुनिया में कोई मानता है ना पाकिस्तानी कोई मानता है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो सियासत में, उनके जर्नल अफवाज तो नहीं है, अफवाज में तो 99% लोग सादा लोग हैं, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो पे जान निछावर करने वाले लोग हैं, वो सब कुछ अपना दांव पे लगा देने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ ताकतवर लोग हैं जो फैसला करते हैं, वो लोग इस मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं, जबकि ये फैसले का हक उनके पास होना चाहिए जिनको अवाम मुंतखब करती है। हमें हमने मुंतखब किया है और हमारे पास सबूत भी है। अब ये फॉर्म 45 से 47 तब्दील कैसे हो सकता है? अभी आपने देखा पैटर्न ने एक डिटेल ऑडिट किया, किसका? इस्लामाबाद की। तीनों सीटें पीटीआई ने भी क्लेम की और पैटर्न ने डिटेल ऑडिट करने के बाद, जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है, जो कोर्ट ने कहा था, ऑर्डर दिया था कि आप डिटेल ऑडिट करें और रिपोर्ट दें, उन्हीं ने क्या रिपोर्ट दी कि जी ये सारी सीटें जो है वो कौन जीता हुआ है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद कैंडिडेट जीते हुए। सही। अभी आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर क्या होता है। हमारी रिजर्व सीट्स हैं, जितनी सीटें लोगों को इलेक्शन में जीत के मिली है उससे ज्यादा उन्हें रिजर्व सीट्स मिल रही है। ये कैसे मुमकिन है आइन में? ये पॉसिबल नहीं है। आज भी केस लगा हुआ है। अच्छा नकवी साहब, मुझे इजाजत, मुझे ठीक है आपके पॉइंट्स यहाँ मेंशन में कर रही हूँ, लेकिन मुझे इजाजत दें जरा मैं आपसे एक आध सवाल ये कर लूँ कि देखें जो जुल्म सितम आपकी जमात पे हो रहा है बकौल आप लोगों के अवाम के सामने है और अवाम की एक बड़ी तादाद आप लोगों के साथ है, ये जदोजहद जारी है और आगे जब तक बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर नहीं आते तब तक जारी रहेगी और पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद भी जारी रहे। लेकिन ये फरमाइएगा कि देखें आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार तो यही है कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के बात करें। अब चूंकि मामलात अगर चलाने हैं, जिनसे आप लोग बात करना चाहते हैं वो आप लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं, और जो आपसे बात करना चाहते हैं आप लोग उनसे नहीं बात करना चाहते हैं। यहाँ कंट्रोडिक्शन नहीं आता? नहीं, देखिए मसला ये नहीं है, मसला इससे ज्यादा शदीद है। जिनसे बात नहीं करनी चाहिए उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। फौज को एक तरफ हम कहते हैं सियासत से दूर रहें और फिर हम ये कहते हैं हम इन्हीं से बात करेंगे। ये है जिसके ऊपर लोग कंफ्यूज होते हैं। बात सारी किसी से कर सकते हैं, नेगोशिएट आप सिर्फ उससे कर सकते हैं जो उसके पास ताकत हो, जो फैसला करने की ताकत रखता हो। ये लोग तो फैसला रखने की ताकत नहीं रखते। इन्हें फिर उनके पास जाना है, या तो या साबित कर देंगे जी असल डिसीजन मेकर हम हैं, तो फिर निकाले ना जरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फारिग करें ना शहबाज शरीफ साहब। नहीं कर सकते। अच्छा, कोई एक पोस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक। क्या चार्जशीट बनाने के लिए कहते हैं तो बहुत सारी चार्जशीट्स बन सकती हैं, बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट की जा सकती हैं जो उन्हीं ने इलीगल की हैं, ठीक है, बियॉन्ड डेट की हैं, लेकिन नहीं हटा सकते। लेकिन जरा नकवी साहब मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आ जाते हैं। चूंकि मुल्क सबके लिए अजीज है, आपकी जमात के लिए भी और दीगर जमातों के लिए भी यकीनन होगा। अब मुल्क के लिए अगर काम करना है और गरीब आवाम के लिए, तो देखें मुआशी इस्तेहकाम तो लाना है ना, और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम लाएं। तो इसके हवाले से बताइएगा कि आपकी जमात अपोजिशन में बैठ के क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए पहले तो जितने आप जैसे एंकर्स हैं वो भी फैसला कर लें कि सियासी इस्तेहकाम आएगा कैसे। मैं तारीख से ही कुछ सीख सकता हूँ। तारीख ये बताती है कि जब भी आपने घुटने टेक दिए, सियासी इस्तेहकाम मार्शल्ला की नजर में किस्म बन के आता है।
इस्कंदर मिर्जा साहब ने कहा कि मैं मार्शल्लाह जो है 17 अक्टूबर को लगाया था, कहा मैं नवंबर होने से पहले इसे हटा लूंगा। 27 अक्टूबर के दिन अयूब खान साहब, जिनको उन्हीं ने एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उन्हीं ने कूड इटा किया और वो 10 साल के लिए विराजमान हो गए। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने मूवमेंट शुरू किया और अयूब खान साहब के खिलाफ नारे लगते रहे, तो अयूब खान साहब खुद तो हट गए, अपनी जगह याहिया खान साहब को दे गए। याहिया खान साहब ने 4 साल तो हुकूमत की, जब मशरकी पाकिस्तान गंवा दिया तो रिजाइन कर दिया और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, सिविलियन। वो उन्हीं ने 5-6 साल की थी, तो उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब विराजमान हो गए। इसको सियासी इस्तेहकाम कहते हैं। वो गए थे तो पीछे से कठपुतली हुकूमतें आती रहीं ज़िया-उल-हक साहब के बाद, और फिर मुशर्रफ साहब भी 10 साल के लिए आ गए, और अभी भी जर्नैल हजरात जो है वो पीछे से हुकूमतें चला रहे हैं। इसलिए इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का मतलब अगर ये है कि फौज को एक गैर आईनी किरदार दे दिया जाए, जैसे कि फौज तो मानती नहीं। मुशर्रफ ने क्या किया था, इफ्तिखार चौधरी को हटा दिया था। भाई आप कैसे चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं? ही इज एन इंडिपेंडेंट पिलर। 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स हैं पाकिस्तान के। कौन कौन है? लेजिस्लेटिव, वो कौन है? पार्लियामान। अदलिया, वो कौन है? वो चीफ जस्टिस। ठीक। और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी ये फौज जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर आती है। डू दे कम। ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। सबसे पहले अगर आपको मुल्क को चलाना है तो रूल ऑफ लॉ लाना है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लानी है। अगर कोई ताकतवर जंगल का कानून लाना चाहे क्योंकि उसके हाथ में बंदूक है, और आप ये समझती हैं कि मैं ऑपोजिशन में बैठते हुए उसके आगे क्योंकि मुझे मुल्क अजीज है, तो हाँ मुल्क अजीज है, लेकिन मुल्क की तरक्की इस राज में मुजमर है कि सब लोग आईन की बालादस्ती माने, ठीक, और रूल ऑफ लॉ पे यकीन करें। इसके अलावा अगर कोई और पे बातचीत करता है तो वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। हम मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा नकवी साहब, एक अवामी सवाल। अवाम ये उम्मीद आप लोगों से लगाए बैठी थी कि चलें वोट आप लोगों को दिया, उस तरीके से आप लोग जो है वो ऐवानों में ना आ सके, इक़्तिदार में ना आ सके, लेकिन अपोजिशन में होते हुए एटलीस्ट अवाम की नुमाइंदगी करना आप लोगों की अव्वलीन तरजीहात में से होना चाहिए था। लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि बिजली के बिलों की हम बात करें जो है वो गरीब अवाम पर बोझ है, लोड शेडिंग की बात करें गरीब अवाम पे बोझ है, मुआशरत के हर एतबार से हर फैक्टर को उठा के देख लें गरीब अवाम पे बोझ है। आप लोग अगर आप जो ऐवान में मौजूद भी हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात की बात कर रहे हैं, अवाम की बात नहीं कर रहे हैं। बताइएगा कि क्या ये शिकवा वजह है? ये देखिए, आप जो कह रही हैं, सबसे पहले अवाम को किस चीज की फिक्र है? उन्होंने अपने लिए एक मैंडेट के जरिए अपने लिए लोग मुंतखब किए, उनके घर पे डाका पड़ गया उनके वोट पे, तो क्या उनके इस हक के लिए लड़ने के लिए क्या हम अपना हक लड़ रहे हैं? हम तो उनके वोट को जिसको कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो, जो नारा लगाते थे, हम तो वही बात कर रहे हैं कि भाई जिनको अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना है, आप उनको पहले नुमाइंदगी का हक तो दीजिए। जब अवाम के नुमाइंदे आएंगे तो वो फिर काम करेंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब पिछले जब से पीटीआई की हुकूमत आई है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम अपना बजट दे रहे हैं, आप उस पर तनकीद कीजिए, हमारा चार्टर यही है। नहीं नहीं नहीं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। भाई अच्छा, अब तो आप आ गए, पहले आप एक गुजार चुके 16 माह, फिर एक केयर टेकर सेटअप ने गुजार दिए 16 माह, फिर अब आप दोबारा हुकूमत है। भाई आप पेश तो करें वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी। वो रोड मैप ना पहले दिया था ना आप दे रहे। हम तो आपके एक्शन से जज करते हैं कि आप कितने काबिल हैं। आपने कहा था हम डॉलर 200 रुपए पे ले आएंगे, 305 पे पहुंचा दिया। आपने कहा पेट्रोल इमरान खान ने जुल्म किया, 15 रुपए महंगा कर दिया। आप हुकूमत में, हमने 150 रुपए महंगा कर दिया। आपने कहा
इन्फ्लेशन 12% बहुत ज्यादा है। पीएमएलएन के जमाने में जो थी वो 8 से 9% थी। हम इससे सिंगल डिजिट में लाएंगे, आपने उसको 45% पे ले गए। तो या तो आप मान लीजिए कि आपको हुकूमत करनी नहीं आती, या आप ये मान लीजिए कि जो हालात थे हमने झूठ बोला था कौम के साथ, ये मुमकिन नहीं था। पीटीआई ये कह रही है कि जी हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे पास उसके सॉल्यूशंस हैं। मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं हुकूमतों को, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि ये मुश्किलात जो हैं कब तक रहेंगी। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसमें ये कहूं कि मैं बिजली सस्ती कर सकता हूं। जो गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करने के लिए चंद इक़दाम की जरूरत है। अगर वो नहीं लिए जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। इस मुल्क का इस वक्त 84% टैक्स जो है वो कर्जे क्या सिर्फ सूद देने पे जा रहा है। तो अब क्या है, या मैं अपने खर्चे कम करूं या मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊं, या ये दोनों काम करूं, खर्चे भी कम करूं और आमदनी भी बढ़ाऊं। अगर ये मैं दोनों काम नहीं करूंगा, इस मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में। अच्छा, क्या मैं उन लोगों पे टैक्स और लगाता रहूं जो टैक्स दे रहे हैं? ये जाती है। तो लोग टैक्स देने की आदत ही नहीं रखते, उनको लाना है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? देखिए, टैक्स किस पे लगता है? टैक्स आमदनी पे लगता है, जरिया आमदनी पे नहीं लगता। तो जिस शख्स की एक आमदनी है, चाहे वो किसी भी शोबे में काम करता हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, आरसी हो, चाहे वो बार्बर हो, ब्यूटिशियन हो, चाहे वो शादी के कपड़े बेचता हो या अनस्टिच क्लॉथ बेचता हो, अगर उसकी आमदनी है एक सतह से ऊपर तो उसको टैक्स देना है। इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 8 से 9% है। जब तक हम इसको डबल नहीं करेंगे हमारे मुल्क मुश्किलात से नहीं निकलेगा। नकवी साहब, फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा करेगी या सिर्फ अपनी सियासी जंग में मसरूफ रहेगी? अब इससे आगे ऑनवर्ड। देखिए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। हम बेहतरीन हुक्मरान भी थे और हमें इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन में हैं आप लोग, अगर नहीं मानते तो ऑपोजिशन में क्या कर रहे हैं? मैं ऑपोजिशन में नहीं हूं। आई एम द गवर्नमेंट इन वेटिंग, बिकॉज मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। हमारी पहली डिमांड ये कि जल्द से जल्द हमें फैसले करे कोर्ट सारे केसेस के। अगर उसके बाद फैसला हमारे हक में नहीं आता, उस दिन हम ये फैसला करेंगे कि हम ऑपोजिशन में बैठे या हम फिर रिजाइन कर दें। अच्छा, ठीक है, मेरे पास ये ऑप्शन हमेशा है कि मैं रिजाइन कर सकता हूं, इससे कि ये मुझे आइन ने दिया। मैं करना चाहूं या नहीं करना चाहूं बात की बात है, लेकिन पहले मुझे जो ट्राइब्यूनल्स के फैसले हैं वो क्यों नहीं वक्त पे हो रहे। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नए नए कानून कहां से लेके आ रहा है कि इलेक्शन रूल में नहीं था कि रिटायर्ड जजेस को आप ट्राइब्यूनल का हेड बना सकते हैं। आपने वो नया कानून लिया ऑर्डिनेंस के जरिए। ये सारी चीजें जो है बेईमानी के लिए कितना आप लोग पूरी उम्मीद हैं? नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान को ये रिहा करेंगे। इमरान खान सिर्फ एक ही सूरत में रिहा होंगे कि अवाम सड़कों पे निकलेगी और इस तादाद में निकलेगी कि इनके पास फिर कोई चारा नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं खबर देने वाला हूं, मुझे गोली ना मारी जाए। डोंट शूट द मैसेंजर। खबर पाकिस्तान में आम है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है। वो जुल्म से तंग आए हुए, उन्हें नजर आ रहा है इंसाफ नहीं हो रहा। खास तौर पे आपके लोग जो है दोबारा वही सूरत हाल जो हमने हमूदुर रहमान रिपोर्ट का जिक्र किया, वो किस तरफ की निशानदेही कर रहे हैं। जब भी आप एक पॉपुलर मैंडेट को रिजेक्ट करके एक जाली मैंडेट को कौम पे मुसल्लत करेंगे, तो जो बेनिफिशियरी है वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जो लोग एट अ लॉस हैं वो रिएक्ट करेंगे।
और जब वो लोग एट अ लॉस जो रिएक्ट करे हैं तो मुल्क दो लख्त हो गया। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल अगर आज तारीख में दोबारा नजरसानी करके कोई एडवाइस कर रहा होता तो शायद वो यही कहता कि मुजीबुर रहमान को अगर हुकूमत दे दी जाती और वो वजीर आजम पाकिस्तान बन जाते तो शायद पाकिस्तान दो लख्त नहीं होता। ये काम किन लोगों ने नहीं होने दिया वो तारीख में किरदार सबके सामने है। उसमें सबसे बड़ा किरदार जिसने अदा किया वो याह्या खान है, और वो तारीख साबित भी करती है। अगर महमूदुर रहमान रिपोर्ट अब तो छाप दो यार, अब तो 53 साल हो गए इस वाक़े को हुए में। सारे किरदार मर चुके हैं जो उस वक्त के जहाँ होंगे, तो अब कोई उनका कोई से नहीं है। लेकिन आज के पाकिस्तानी को पता तो होना चाहिए कि वो क्या वजूहात थी। तो नजर ये आता है कि फौज का एक जनरल अपने ईगो और अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए उसने पूरी कौम को भेंट चढ़ा दिया। उसको असिस्ट किसने किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। जहां उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, ये काम तारीख में वो अपने इस किरदार के ऊपर जो शक व शुबात है उनका रोल इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, वो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है। लोगों को खुद फैसला करने का मौका दिया जाए, और वो मौका उसी वक्त आएगा जब सोसाइटी में ओपननेस हो और डिबेट हो। अपनी तारीख के ऊपर डिबेट करना और अपनी माजी की गलतियों का इतराफ करके आगे बढ़ जाना, बड़ी कौमें बनती हैं इससे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ ये कहते रहे कि हमने कोई गलती नहीं की और सारी दुनिया साजिश करती रही, तो आपको एक गलती तो माननी पड़ेगी कि हमें वो सलाहियत नहीं है कि हम उन साजिशों को डील कर सकें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये सवाल बारहा रहेगा कि पीटीआई की जमात क्या एजुटेशन की सियासत की जानिब ही बढ़ रही है और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई सिर्फ अवाम के ही हाथों में है। वक्त हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बोलो। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले नकवी साहब के साथ यही गुफ्तगू जारी थी कि सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातें आपस में मिल बैठ पाएंगे या नहीं। SIC यानी कि तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, और मौशी इस्लाहात या मौशी मामलात में बेहतरी कैसे मुमकिन है हुकूमत के लिए, यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक ट्वीट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है इसको चर्चे में लाया जा रहा है PTI की। पहले तो राजा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। राजा साहब फरमाइएगा, शेख मुजीब और जनरल याहिया के हवाले से जो ट्वीट बानी तहरीक इंसाफ के अकाउंट से जो है वो हो चुका, इसको इतना क्यों उछाला जा रहा है और इसमें ऐसा क्या मवाद शामिल है? थैंक यू महवेश। मैं समझता हूँ कि PTI ये सिर्फ इस अकाउंट नहीं, इस पूरे बैकग्राउंड और पूरे इस पस मंज़र को अगर जहन में रखें तो आप देखें कि PTI सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ कर रही है, डीस्टेबलाइजिंग दी सोसाइटी, डीस्टेबलाइजिंग दी कंट्री और सोसाइटी कि आप देखें कि इनके सोशल मीडिया में अब तो शायद फिर पब्लिक को पता चल चुका है, लेकिन इन्होंने स्टार्ट में देखें कि ऐसे ऐसे पेजेस, ऐसे ऐसे अकाउंट बनाए हुए हैं कि जो ट्रेसेबल ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों से, जजेस के नाम से इनके पेजेस और अकाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जर्नल्स के नाम के साथ वो कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके नाम से इन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं। इन्होंने ये असल अलार्मिंग ये है कि इन फेक अकाउंट्स के ज़रिए, फेक प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो पोलराइजेशन है हमारी सियासत के अंदर वो पैदा की है। और खुदा न खास्ता इसको अगर किसी स्टेज पे लगाम ना दी जाए या ना दी जाती तो मैं समझता हूँ कि ये वो ऐसा ही है कि जैसे बाज़ ममालिक में आप देखें कि कन्फ्लिक्ट इस हद तक पहुँचे कि सोसाइटी डिवाइड होकर दो ग्रुपों में बन गई। अब देखिए, सियासत एक बात है, सियासी मुखालफत एक बात है, और दूसरे को मुल्क दुश्मन समझना एक और बात है। मैं कहता हूँ कि देखें, ठीक आप पॉलिटिक्स करें, आप किसी को सियासी मुखालफ के तौर पे लें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने,
अब ये तो नहीं कि जिस तरीके से पीटीआई ने स्टार्ट किया था और जिस साइड पे चल पड़ी थी वो इंतहाई अलार्मिंग था मुल्की सियासत के लिए, मुल्की मईशत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्की अदारों के लिए ये तबाहकुन साबित हो सकता था। लिहाजा अब देखें कि ये इसी तरीके से अगर चेयरमैन के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है, ये जिसने भी किया है, अब देखें ये तो इसे रिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि चेयरमैन साहब नहीं डील कर रहे या चेयरमैन साहब की मर्जी के बगैर ये ट्वीट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। चेयरमैन साहब खुद फेक पोस्टें बनाने में मुलव्वस रहे हैं, वो खुद उनकी इंस्ट्रक्शंस पे उनका सोशल मीडिया ये सारा कुछ करता रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये भी उसी की कड़ी है। ये आज भी बाज नहीं आए, आज भी इन्होंने 9 मई के वाक़यात से नहीं सीखा, ये आज भी उसी साइड पे जाना चाहते हैं जो ये पहले जिस साइड पे ये देख रहे थे या पहले जिस साइड पे ये सोच रहे थे। ये इनकी भूल है। मुल्क में तब्दीली इस तरीके से सोसाइटी को डिस्टेबल करके, डिवाइड करके, पोलराइज करके आप नहीं कर सकते। हम एक जमहूरी इर्तिकाई अमल में देखें कि राजा साहब, पीटीआई वालों का ये दावा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना उनके साथ है, मेजॉरिटी जो है वो उनके साथ है। देखें, पहली बात है कि इस पे भी इनके सोशल मीडिया ने बड़ा गलत प्रोपगंडा किया है कि सारे पब्लिक इनके साथ है, और ये एक साइड पे ये तनाए है और दूसरी साइड पे पता नहीं कितनी पार्टियां हैं। ये इन्होंने एक फेक प्रोपगंडा का ये पार्ट एंड पार्सल है, लोगों को ये गुमराह करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब की बार जो शुरू में सोशल मीडिया तो आज़ाद है ना राज साहब, आप अपना अकाउंट बना के अपनी पब्लिसिटी करवाएं या पब्लिसिटी। देखें, एक बात है ना, फैक्ट्स को सामने लाना बहुत अच्छा है। आप जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जो हकायक हैं, उसके मुताबिक बात करें तो और बात है। अब मिसाल के तौर पे देखें कि एतजाज़ अहसन साहब आज तक वो बार बार रिफ्यूज़ करते रहे मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, लेकिन क्या आप देखें सोशल मीडिया खोलें कि क्या इनकी तरफ से ऐसा प्रोपगंडा नहीं किया जाता कि उनसे मंसूब मुख्तलिफ स्टेटमेंट बना के सोशल मीडिया के ऊपर थ्रो किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जजेस के नाम से एट्रीब्यूट चीज़ें, मुख्तलिफ जर्नल्स के नाम से, रिटायर्ड जर्नल के नाम से इन्होंने पोस्टें बना के मार्केट में फेंकी हुई। ये बेसिकली ये एक फितना की साइड पे जा रहे हैं, ये फसाद कराना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए, या फिर ये कह दूं तो कि गलत तो नहीं होगा कि हत्या के इज्जत बिल 2024 इसीलिए आया? देखें, हत्या के इज्जत जो बिल है वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, रिव्यू करने वाली हैं। गवर्नर पंजाब ने इसमें कैटेगोरिकली एक स्टैंड उस पर लिया है। वो कहते हैं कि मेरे पास जब ये बिल आएगा तो इस पर हम दोबारा जो है बैठेंगे, और इसमें जो ऐसी चीज़ें कि जो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर अरफ आती हैं वो रिव्यू करने की रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उस पर होगा, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म इसलिए नहीं कर सकते कि देखें आज सोशल मीडिया जिस तरीके से जिस सिमत पे इन्होंने लगा लिया है, अगर इसको इसी तरीके से इनकी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादी दी जाए तो फिर तो ना किसी की इज़्ज़त बाकी बचेगी, ना सच और झूठ में फ़र्क सामने रहेगा, उसमें कर सकेंगे। तो दैट मींस कि ये हमारे सोसाइटी के लिए कोई बेनिफिशियल एक्ट नहीं है कि सोशल मीडिया की रोकथाम जरूरी है इस तरह से। उसमें मैं कहता हूँ कि एक मॉडरेशन, एक बैलेंस हमने इसमें क्रिएट करने की ज़रूरत है, पैदा करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया की आज़ादी और उसके इलीगल इस्तेमाल के दरमियान एक ऐसे कानून की ज़रूरत है कि जो बैलेंस कर सके। ठीक है, उसे ना ऐसी आज़ादी हो कि किसी की पगड़ी उछाली जाए, और ना उस पर इतनी पाबंदी हो कि आप कुछ इज़हार ही ना कर सके। ठीक तो उसमें एक अच्छा, राज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले नकवी साहब के साथ गुफ्तगू में यही बात ज़ेर बहस थी कि मुआशी इस्तेहकाम क्या पाकिस्तान में आ चुका है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा है कि अभी हालांकि बिल्कुल बिगनिंग है इस इत्तेहादी गवर्नमेंट की, लेकिन आपने देखा है कि रोज़मर्रा की अशिया में की कीमतों में जो है वो कमी आना शुरू हुई है। जिस तरह रोटी की कीमतों में आई है, LPG की कीमत 70 रुपीज़ नीचे आई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 दफ़ा जो है वो कमी हुई है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आई है। तो अब देखें, मैं समझता हूँ कि ये बिगनिंग है और उस साइड पे हमने टर्न ले लिया है। पॉलिटिकल इस्तेहकाम की वजह से मईशत में बेहतरी आना शुरू हुई है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 1.5-2 साल के अंदर
चीज़ें बहुत सारे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं महंगाई वो रिवर्स होंगी और लोगों की ज़िंदगी में जो है आप देखेंगे रिलीफ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा राज साहब, आपने अभी चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की बात की कि यकीनन कमी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन जब मैं कुछ ये फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर काम कर रही थी तो ये नोट किया कि जनवरी में जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 267 थी, बीच में कीमत बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी और करते थे आज 268 है। क्या कमी आई है? ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, उतार चढ़ाव ज़रूर आए हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अब देखें ना कि बिल्कुल स्टार्ट से आप देखें कि जब पेट्रोल की कीमत क्या थी और फिर इस निज़ाम पूरे को डीरेल करके पीछे को तो छोड़ देना राज साहब, अभी आ जाए इस गवर्नमेंट के ऊपर आ जाए। एक दफ़ा कहते हैं ना, एक इनकॉम्पिटेंट बंदा निज़ाम का इतना सत्यानाश कर जाता है कि वो जो एक दफ़ा चलते निज़ाम को इन्होंने डिस्टेबल किया ना, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक चल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अब के बाद अब एक डायरेक्शन हो चुकी है, एक डायरेक्शन, एक सिमत का तयन हो चुका है। कमी आएगी जी, कमी आएगी और चीज़ों में जो है वो महंगाई की उस हिसाब से भी कमी आएगी और पॉलिटिकल इस्तेहकाम भी आएगा। अब लेकिन डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि मौशी इस्तेहकाम आ चुका है तो फिर सियासी इस्तेहकाम की तो कोई ज़रूरत ना रही? नहीं, देखें पॉलिटिकल इस्तेहकाम की तो हर वक्त ज़रूरत है। ये जो जिस जमहूरी इर्तिकाई अमल में हम सफ़र कर रहे हैं ये बिल्कुल इसकी शुरुआत है। अक़वाम की ज़िंदगी में 50, 60, 70 साल, आप जिन मुल्कों की हम एग्जांपल देते हैं उनको सेंचुरीज़ हो गई हैं इस प्रोसेस में। 800, 900 साल उनको जमहूरी इर्तिकाई अमल में वो प्रोसेस करते हुए वो गुजर चुका है। तो मायूसी की बात नहीं है, ये बिगनिंग है हमारी। लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस कौम ने किया है जो ये नए पाकिस्तान की सूरत में कि लोगों को एक आस दी गई, उन्हें बताया गया कि शायद सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस एक्सपीरियंस से भी कौम गुजर गई है। लेकिन आप देखेंगे कि अब इंशाल्लाह मुल्क की ये बड़ी जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मुल्क में इस्तेकाम लाएंगी, आपस में सियासत को दुश्मनी नहीं बल्कि सियासत करके उसको चलाएंगे, तो आगे देखेंगे बेहतरी। मौलाना साहब को मना नहीं पाई ये हुकूमत, मौलाना साहब जमात इस्लामी भी जो है वो अगेंस्ट ही खड़ी नजर आती है, SIC जो है वो अब एक ग्रैंड अलायंस की जानिब बढ़ रही है। हुकूमत जो है वो हुकूमती मामलात संभालेंगे या अपोजिशन के इन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर जो है वो कोई काम करें? मैं समझता हूँ कि ग्रैंड अलायंस जो बड़ा इत्तेहाद बनता जाएगा वो आप देखेंगे हुकूमत का इत्तेहाद ही बड़ा होगा। इसमें और भी पार्टियां शामिल होंगी। मौलाना साहब भी इंशाल्लाह राजी होकर हमारे साथ आएंगे। अच्छा, अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि मौलाना साहब आ जाएंगे? जी इंशाल्लाह आएंगे, अभी भी आ जाएंगे, चांसेस हैं? इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा। और ये जो एजेंडा है मुल्क के इस्तेकाम का, मुल्क की मईशत की बेहतरी का, मुल्क की सियासत की बेहतरी का, इसमें सब शामिल होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है। और नाज़रीन, खैर मौशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम आए और ये देखना ये है कि क्या वाकई मौशी इस्तेहकाम आ चुकी है और कैसे जो है ये मामलात आगे बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। बट इन दैट प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छे नीयत के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।